आज के विशेष वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स गोरखपुर के अंदर जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में, और इस वैकेंसी के अंदर टोटल पोस्ट क्या रहेगी और कौन कौन से पदों पर ये वैकेंसी निकली है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, सैलरी क्या रहने वाली है, और एग्जाम पैटर्न के साथ साथ हम सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे। तो वेरियस पोस्ट के अंदर ये निकली वैकेंसी एम्स गोरखपुर की रहने वाली है, तो इस वीडियो के अंत तक आप जरूर देखिएगा, संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। हाय एवरीवन, मैं रामचंद एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। एम्स गोरखपुर वैकेंसी के बारे में हम बात करेंगे, और हमने कहा भी था कि दिवाली के बाद फिर से आपके पैरामेडिकल की वैकेंसी का दौर शुरू हो जाएगा। अभी आपको एम्स गोरखपुर की वैकेंसी देखने को मिली है, फिर आपसे जो है आपको एमसीआरई की वैकेंसी देखने को मिलेगी, और आरआरबी की वैकेंसी आपके चल ही रही है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है 4 से 6 महीने तक अपनी तैयारी को, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखते हैं, तो कोई ना कोई वैकेंसी आपको एक के बाद एक देखने को मिलती रही है। तो दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे इस वैकेंसी के बारे में, कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में, कौन कौन सी पोस्ट है इसके बारे में। उससे पहले आपको बता देता हूँ, सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से हमारा टेलीग्राम है, इसे आप ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपके नोट्स, आपके शॉर्ट चार्ट, और साथ में हम बात करूँ एमसीक्यू की फाइलें, सारी चीजें आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए जो जरूरी होती हैं वो डे बाई डे आपके अवेलेबल होती रहती हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे पैरामेडिकल की तैयारी के दौरान आपको कोई भी डाउट या दिक्कत होने पर हेल्पलाइन नंबर आपके दे रखे हैं, इस पर आप बात या फिर व्हाट्सएप मैसेज करके भी बात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन के बारे में कंप्लीट। तो सबसे पहले बात करेंगे, ये आपके जो है अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान यानी एम्स गोरखपुर की वैकेंसी रहने वाली है, जिसके अंदर हम बात करेंगे रेफरल नंबर की, तो आपकी ये रहने वाला है। और ये जो है हम बात करेंगे कंप्लीट ऑफिशियल जो है आपका नोटिफिकेशन यहाँ पे दे रखा है। अब हम इसके अंदर 1 बाय 1 बात करते हैं पोस्ट के बारे में। सबसे पहले अगर अपन यहाँ पे बात करें प्यारे दोस्तों, यहाँ पे एम्स गोरखपुर के अंदर जो कंप्लीट पोस्ट रहने वाली है, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे ट्यूटर की बात करेंगे, ट्यूटर या फिर क्लिनिकल इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। मैं यहाँ पे एम्स के अंदर जितनी भी पोस्टें निकली उन सब के बारे में बात करूंगा। इसके साथ बात करते हैं अपन असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट भी है, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर, स्टोर कीपर की भी है। अब मेडिकल के अंदर अगर अपन बात करें भाई जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट की, अभी थोड़े दिन पहले आप लोग बता रहे थे कि सर फिजियोथेरेपी की पोस्ट नहीं निकलती है, तो अब फिजियोथेरेपी की पोस्ट भी आने लग गई है। ईएनटी डिपार्टमेंट के अंदर टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो भी है, ऑप्टोमेट्रिस्ट की पोस्ट भी है। रेडियोलॉजी के अंदर दोनों ही पोस्टें अलग अलग दे रखी हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे एक तो दे रखी है टेक्नीशियन रेडियोलॉजी की, और एक यहाँ पे दे रखी है प्यारे दोस्तों रेडियोथेरेपी के अंदर। भाई रेडियो के अंदर अगर अपन बात करें, यहाँ पे रेडियोलॉजी की 2 पोस्टें हैं, ठीक है। यहाँ पे एक आपके आरटी की अलग दे रखी है और एक आपके टेक्नीशियन रेडियोलॉजी की अलग से दे रखी है। अगला हम बात करें यहाँ पे प्यारे दोस्तों, ओटी वालों के लिए भी वैकेंसी है, बिल्कुल ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की पोस्ट भी है, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट यानी लैब टेक्नीशियन की पोस्ट भी है, फार्मासिस्ट की पोस्ट भी है। इसके साथ ही हम बात करें मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन और मोर्चरी अटेंडेंट की पोस्ट भी है। तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही पोस्टें हैं। पैरामेडिकल की खूब सारी पोस्टें भी दे रखी हैं। अब हम बात करें इनके अंदर की भाई इनकी क्या क्या पोस्ट जो है आपके यहाँ पे दे रखी हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें यहाँ पे प्यारे दोस्तों पैरामेडिकल के अंदर, और उसके अंदर भी हम बात करेंगे मेडिकल में जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट की जो पोस्ट है ये आपके एक पोस्ट रहने वाली है। ईएनटी की अगर अपन बात करें ये भी आपके एक पोस्ट रहने वाली है। ऑप्टोमेट्रिस्ट की बात करें यहाँ पे ये भी आपके एक पोस्ट रहने वाली है। अब यहाँ पे देखो रेडियोलॉजी और रेडियोथेरेपी की दोनों की बात करें 5 पोस्ट यहाँ पे ये रहने वाली है। ओटी की अगर अपन बात करें यहाँ पे ओटी की टोटल पोस्ट आपकी 10 रहेगी, और लैब टेक्नीशियन की अगर अपन बात करें यहाँ पे जो आपके जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के नाम से पोस्ट है, इसकी लगभग 40 पोस्ट आपके जो यहाँ पे देखने को मिलेगी भाई, ठीक है। तो ये आपका जो है कंप्लीट वैकेंसी कौन कौन से पोस्ट पे निकली है और क्या क्या पद जो है, आई मीन कितने पद आपके जो है रहने वाले हैं, उसकी अपने बात की। एक चीज हम बात करेंगे यहाँ पे जो है सैलरी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पे लेवल 7th सीपीसी के अकॉर्डिंग दे रखी है प्यारा दोस्तों यहाँ पे, लेकिन आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि 8वां वेतन भी आपके जो है 1 जनवरी 2026 से जो लागू होने वाला है। तो आपकी सैलरी जो है बहुत बढ़िया रहने वाली है। अब पैरामेडिकल फील्ड के अंदर भी आपकी सैलरी बेहतरीन रहेगी भाई, ठीक है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो जिस किसी भी पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, सारा का सारा क्वालिफिकेशन मैंने इस पीडीएफ के अंदर दे रखा है। आपको ये पीडीएफ कंप्लीट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। हम पैरामेडिकल की पोस्ट के क्वालिफिकेशन के बारे में अगर अपन बात करें प्यारे दोस्तों यहाँ पे, तो सबसे पहले बात करते हैं फिजियोथेरेपी के बारे में। फिजियोथेरेपिस्ट, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट की जो पोस्ट है
इनका पे स्केल रहेगा आपके लेवल 6 एज पर 7th CPC। और क्वालिफिकेशन की बात करें 10+2 इन साइंस यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ में साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। फिर आपका आता है कि वे फिजियोथेरेपी में आपका जो है बैचलर डिग्री होना चाहिए। इसके साथ हम बात करें 2 साल का आपके एक्सपीरियंस होना चाहिए और वो भी रजिस्टर्ड होना चाहिए आपके फिजियोथेरेपी काउंसिल के अंदर। और एज की अगर अपन बात करें यहाँ पे 21 से लेकर के 30 साल जो है आपके रहने वाली हैं फिजियोथेरेपिस्ट की जो तैयारी कर रहे हैं भाई, ठीक है। अगला बात करें यहाँ पे अपन टेक्निकल असिस्टेंट ENT के बारे में प्यारे दोस्तों, पे स्केल सेम रहेगा फिजियोथेरेपिस्ट और इनके। और यहाँ पे हम बात करें भाई ENT के अंदर जो है आपके क्वालिफिकेशन BSc डिग्री जो है स्पीच और हियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी। स्पीच और हियरिंग के अंदर अगर आपने BSc डिग्री कर रखी है, बैचलर का रखा है, तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बहुत कम पोस्ट ये देखने को मिलती हैं प्यारे दोस्तों। यह हम बात करें डिजायरेबल और भी आपके यहाँ पे दे रखी है MSc इन स्पीच और हियरिंग, क्लिनिकल एक्सपीरियंस हॉस्पिटल के अंदर। और एज की बात करें 21 से 30 यहाँ पे आपके रहेगी। अगला बात करें ऑप्टो वालों के लिए, ऑप्टोमेट्रिक्स की पोस्ट की अगर अपन बात करें यहाँ पे तो BSc होना चाहिए ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर। साथ में हम बात करें 5 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए भाई इसी फील्ड के अंदर। और एज आपकी 21 से लेकर के 35 जो है वो रहने वाली है प्यारे दोस्तों। अब हम बात करें रेडियोलॉजी और रेडियोथेरेपी के बारे में। रेडियोलॉजी की अगर अपन बात करें यहाँ पे प्यारे दोस्तों, एम्स के अंदर आपके एम्स गोरखपुर के अंदर रेडियोलॉजी टेक्नीशियन की पोस्ट, BSc आपके 3 साल वाला कोर्स, यानी कि हम बात करें डिग्री होनी चाहिए। या देखो यहाँ पे दे रखा है कि डिग्री और डिप्लोमा क्या दोनों ही भर सकते हैं, तो इसे आप दोनों ही भर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्वालिफिकेशन को आपके दे रखा है, तो डिग्री वाला भी भर सकता है। या आपके पास रेडियोग्राफी के अंदर डिप्लोमा है भाई, ठीक है ना, या आपके पास में क्या है डिप्लोमा है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और साथ में डिप्लोमा वालों को 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए भाई, क्या चाहिए 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए प्यारे दोस्तों, ठीक है। और थेरेपी के अंदर बात करें तो रेडियोथेरेपी या फिर आपके रेडियोलॉजी में भी कर रखा है और सेम एज आपके दोनों में भी दे रखी है भाई, ठीक है। OT की बात करें, OT के अंदर आपके हम बात करेंगे यहाँ पे BSc की हुई होनी चाहिए। या फिर हम बात करें आपके पास जो है 12th साइंस में विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस इन फ्लोविंग एरिया, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए यहाँ पे, या तो आपका OT के अंदर या आपका ICU के अंदर या आपके CSSD के अंदर, या फिर हम बात करें मैनिफोल्ड रोम के अंदर। तो ये जो है आपके OT असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन है। अगला हम बात करें यहाँ पे प्यारे दोस्तों जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की अगर अपन बात करें इसके क्वालिफिकेशन की, तो ये आपके देखो एक तो आपकी 12th साइंस होनी चाहिए भाई, ठीक है ना। 12th साइंस में आपके PCB तीनों सब्जेक्ट तो है ही है, इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी वाला भी कर सकता है। इसके साथ क्या होना चाहिए, प्लस आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि 1 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस प्लस आपका भाई 1 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो भी कितने 100 बेड हॉस्पिटल का होना चाहिए भाई, ठीक है ना, जहां से भी आपने एक्सपीरियंस लिया है। तो 12th साइंस DMLT और 1 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट के लिए, जो एम्स गोरखपुर में आपके वैकेंसी आ रखी है उसके लिए। या अब देखो 2 क्वालिफिकेशन, या और क्या होना चाहिए 10+2 विद साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी, या BSc लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी भाई। या फिर आपने जो है इसके अलावा अगर अपन बात करें तो यहाँ पे भी दोनों चीज बोल दी है कि भाई अगर आपने 12th साइंस तो है ही है, इसके साथ में अगर आपने डिग्री भी कर रखी है तो भी आप लोग जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन डिग्री वालों के लिए एक फायदा है कि इसमें कोई भी तरह का आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए भाई, ठीक है ना, तो ये चीज आप लोग जो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। फार्मासिस्ट की बात करें, आगे आपके मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन इनका भी दे रखा है, तो जिस किसी भी पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला हम बात करें यहाँ पे क्वालिफाइंग और अदर क्राइटेरिया की बात करें, तो क्वालिफाइंग मार्क्स आपके जो दे रखे हैं इस वैकेंसी के अंदर भाई आपको जो है 40% तो जनरल वालों और EWS को 35, जनरल और EWS के लिए 40 है और OBC के लिए 35 है भाई। और हम बात करें यहाँ पे SC और ST कैटेगरी के लिए 30%। तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स हैं जो कंपलसरी होते हैं आपको एग्जाम के अंदर। अगला हम बात करें यहाँ पे टेस्ट का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है भाई, तो यहाँ पे अगर अपन बात करें कि नेगेटिव मार्किंग आपके दे रखी है जो आपके 1/4 जो है ये रहने वाली है प्यारे दोस्तों। और यहाँ पे जैसे इन्होंने दिया है नंबर ऑफ आंसर चॉइस, तो यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन, यानी ये आपका MCQ बेस पे जो है पेपर होने वाला है प्यारे दोस्तों। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न की अगर अपन बात करें यहाँ पे प्यारे दोस्तों, तो ये दे रखा है आपके मोर्चरी अटेंडेंट के लिए, ये दे रखा आपके ट्यूटर और क्लिनिकल स्ट्रक्चर के लिए। हम बात करें हमारे यहाँ पे
पैरामेडिकल के बारे में। तो स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्ट ऑल अदर पोस्ट, वो 2 अलग दे रखा है, और बाकी वाली पोस्ट के लिए जिसमें हमारे पैरामेडिकल की पोस्ट भी शामिल है, उनका अगर अपन बात करें यहाँ पे तो जनरल नॉलेज जीके दे रखा है, एप्टीट्यूड दे रखा है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी नॉन टेक्निकल पोर्शन पूरा जो आपके यहाँ पे दे रखा है भाई। मैंने आपको पहले भी कहा था कि नॉन टेक्निकल के पोर्शन को ऐसा तैयार कर लो, हर एक एग्जाम के अंदर अब पूछे जाने लग गया है। यहाँ पे आपके 20 मार्क्स का 20 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, इंटू 4 कर दीजिए, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो 80 मार्क्स का ये आपके टोटल रहने वाला है नॉन टेक्निकल। फिर आपके डीएमएलटी का पोर्शन, फार्मा का जिस किसी भी तैयारी कर रहे हैं, 80 क्वेश्चन उसमें से पूछे जाएंगे, 4 नंबर का रहेगा आपके, तो 320 नंबर का ये पार्ट रहेगा। टोटल आपका जो है 400 का रहेगा, और 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंटू 4, यानी 400 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, ये कंप्लीट आपके इंग्लिश मीडियम में रहने वाला है, और इसका ड्यूरेशन आपका 90 मिनट रहेगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो 400 नंबर का पेपर, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 1/4 नेगेटिव मार्क रहेगी आपके, और ये हम बात करेंगे 90 मिनट का पेपर। तो ये एम्स गोरखपुर ने आपको दिया है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों का मिला के, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। सेंटर कहाँ पे आएंगे, एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें, गोरखपुर के अंदर आएगा, लखनऊ के अंदर आएगा, और एनसीआर दिल्ली के अंदर, इन 3 जगह पर आपका जो है इस ऑनलाइन एग्जाम का जो है भाई सेंटर रहने वाला है प्यारे दोस्तों। ठीक है, अगला बात करें, यहाँ पे एप्लीकेशन फीस वगैरह का पेज पूरा दे रखा है, जिस भी कैटेगरी से हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं भाई। ठीक है, तो ये सारी चीजें, और अगर आप एम्स के अंदर किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो सुदर्शन पैरामेडिकल का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, और वहां पे आपको जो है फुल फाउंडेशन बैच जो है उसे आप ज्वाइन करें, ताकि PYQ बुकलेट आपको घर बैठे फ्री अवेलेबल हो रही है वहां पे, तो आप इसे ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।